हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोग यूनिट 4 सीखेंगे जिसमें आप लोगों को 2 पार्ट में चीज़ें सीखनी है। फर्स्ट है विस्कस फ्लो और सेकंड है फ्लो थ्रू पाइप्स। विस्कस फ्लो मीन्स लैमिनार फ्लो, मतलब कि अगर जैसे ये है, ऐसे पाइप है और इसमें फ्लो हो रहा है, तो जो लेयर्स बनेंगी, फ्लो की जो लेयर्स होंगी, वो लेयर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी। मतलब कि अगर पार्टिकल्स की बात करें तो जो फ्लो पाथ बनेगा वो फ्लो पाथ एक दूसरे के पैरेलल बनेगा और वेलोसिटी जो है वो काफ़ी हद तक कम होती है। ये सिचुएशन बनाने के लिए वेलोसिटी कम रखनी पड़ती है। तो ये दोनों कंडीशंस अगर होती हैं तो वो लैमिनार फ्लो होता है। मैंने ये बोला कि वेलोसिटी कम होती है और लेयर्स का पाथ लाइन जो होता है वो पैरेलल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लेयर्स की वेलोसिटी बराबर होती है। सभी लेयर्स की वेलोसिटी बराबर नहीं होती है। सभी लेयर्स में वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। सपोज़ ये u1 है, ये u2 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, मान लीजिए ये du है। अगर इन दोनों लेयर्स में वेलोसिटी में डिफरेंस du है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो dy है, तो du/dy एग्जिस्ट करेगा और du/dy होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर du/dy एग्जिस्ट करेगा तो shear स्ट्रेस भी एग्जिस्ट करेगा, जिसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू म्यू इंटू du/dy। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करेगा टाउ इक्वल टू म्यू इंटू du/dy। अब इतनी चीज़ें तो क्लियर हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट रहेगा, shear स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा, हम लोग फ्लूइड को लेयर्स से बना हुआ मानेंगे, ठीक है, और लैमिनार फ्लो होगा। लैमिनार फ्लो होगा तो अगर पाइप फ्लो है और लैमिनार फ्लो की बातें चल रही हैं तो इट मीन्स क्या है कि पूरे एनालिसिस में रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू होगी वो 2000 से कम ही होगी, तभी तो लैमिनार फ्लो होगा। पूरे एनालिसिस में हमें 2 तरीके के, मतलब टोटल हमें 3 टॉपिक हैं जो इसमें कवर करने हैं। फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड थ्रू सर्कुलर पाइप एंड फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स, काइनेमेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर एंड मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। ठीक, ये 3 चीज़ें आपको कवर करनी है। तो सबसे पहला टॉपिक ले लेते हैं, फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड थ्रू सर्कुलर पाइप। अब अगर सर्कुलर पाइप है, सपोज मान लीजिए ये हमारा सर्कुलर पाइप है और ये इसका क्या है, सेंटर है। तो जैसे हम लोग जब कोई एक बहुत बड़ा एनालिसिस हमें करना होता है तो हम उसके एक छोटे पार्ट का एनालिसिस करते हैं, जैसे थिकनेस dx dy एनालिसिस करते हैं और फिर हम लिमिट्स में इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है रिज़ल्ट, हमें जो हमें चाहिए वो रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। तो अगर पाइप फ्लो है तो जो हमारा एलिमेंट होगा वो कैसा होगा वो हम लोग देखते हैं। जो हमारा एलिमेंट होगा ना, अब वो भी कैसा होगा, जैसे अगर इधर ऐसे बनाए, ये ऐसे सामने से देखने में ऐसा दिखेगा, तो अब जो एलिमेंट हमारा होगा ना वो भी ऐसा सर्कल जैसा होगा और रिंग शेप का होगा। तो ये जितना ब्लू दिख रहा है, अंदर वाला जो ब्लू सर्कल दिख रहा है, वही हमारा एलिमेंट है। थिकनेस क्या है इसकी, dr, और ये क्या, ये इतना सा जो थिकनेस है ये इसका dr है, ठीक। तो अब इसी चीज़ को अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, और अगर ऐसे पैरेलल में करके देखेंगे तो सीधी बात है वही चीज़ आपको कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, लेंथ वाइज दिखेगी,
ठीक, तो इस लेंथ का जो ओरिजिन है वो यही सेंटर है। तो इसका रेडियस अगर आप लेंगे तो इसका रेडियस है स्मॉल r, ये जो पूरा पाइप है इसका रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, जो थिकनेस है इस एलिमेंट का वो क्या है, वो है डेल एक्स। ठीक, और बस इतनी ही चीज़ें आप लोगों के लिए सफिशिएंट हैं। ठीक है, तो अब कुछ फॉर्मूले आप लोगों को सीखने हैं। वो फॉर्मूले क्या हैं कि इसमें जो, अच्छा हाँ, अभी कुछ और जो चीज़ें, पहले जो फॉर्मूले देखने जा रहे हैं आप लोग, वो हमें फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी वो आप जानिए। जैसे कि मान लीजिए पाइप फ्लो है, ठीक है, पाइप फ्लो है, एक सेक्शन है यहाँ पर। अभी तक आप लोगों को मैंने जितना पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि पाइप के किसी भी सेक्शन पर हम लोग एक क्रॉस सेक्शनल एरिया और एक वेलोसिटी ले लेते थे, यही तो करते थे। ठीक है, सॉरी। लेकिन अब क्या होगा जब आप पाइप फ्लो को पूरी तरह से एनालाइज कर रहे हैं तो क्या सिचुएशन आएगी। जब मैंने ये बोला कि ये सभी लेयर्स से बना हुआ है यहाँ पे जो फ्लो है, और सभी लेयर्स का वेलोसिटी अलग अलग है, मतलब कि इसका वेलोसिटी है v1, इसका वेलोसिटी है v2, इसका वेलोसिटी है v3, इसका वेलोसिटी है v4। जब एक ही सेक्शन पर सभी लेयर्स का वेलोसिटी अलग अलग है, और अगर हमसे ये पूछा जाता है कि इस सेक्शन पर वेलोसिटी जो है वो कितनी है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इनमें से कौन सी वेलोसिटी ले लेंगे। ठीक, तो हमें एक और टर्म इंट्रोड्यूस कराया जाता है v एवरेज। हम इन सभी वेलोसिटी का एवरेज लेते हैं, और वो एवरेज हम ये मान लेते हैं कि ये जो v एवरेज आया है, ये v एवरेज उस सेक्शन की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हमसे ये पूछा जाएगा कि सेक्शन, ये जो सेक्शन है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, उसका वेलोसिटी क्या है, तो हम लोग इंडिकेट करते हैं अगर v, तो मतलब v जो है वो v एवरेज है। ठीक है, अब ये जो पूरे वेलोसिटी आपको दिया गया, इसका ऐसा नहीं है कि ये कोई रैंडम पैटर्न फॉलो करता है, इसकी वेलोसिटी का भी एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। कैसा होता है वो देखते हैं। ये सेंटर है, ये पाइप की बाउंड्रीज हैं। ठीक, अब अगर आप, ये एक पार्टिकल ऐसा है कि वो बिल्कुल पाइप की बाउंड्री पर है, स्टिक है, उसका वेलोसिटी क्या होगा ये बताएंगे तो आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन क्या कहता है कि जो वेलोसिटी है, अगर कोई पार्टिकल किसी सरफेस से टच करता है तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी उस सरफेस की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। अगर पाइप किसी v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो वो पार्टिकल जो उस पाइप की बाउंड्री से स्टिक है उसकी वेलोसिटी भी v हो जाएगी, और अगर पाइप स्टेशनरी कंडीशन में है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो पाइप है वो स्टेशनरी कंडीशन में है तो वेलोसिटी हो जाएगी 0। सेम यही कंडीशन नीचे भी होगी, वेलोसिटी हो जाएगी 0। बल्कि अगर बात करें ऐसे तो जो पार्टिकल इस पूरी बाउंड्री से स्टिक है ना, उन सभी पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक, अब ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 0। तो अब जैसे ही हम लोग पार्टिकल की बाउंड्री से दूर जाते हैं, या पार्टिकल की बाउंड्री से दूर जाते हैं, तो क्या होता है, वेलोसिटी में इंक्रीज़ होता है, और दूर जाएंगे और इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ होगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मिलती है पाइप के सेंटर पर। ठीक है, पाइप की बाउंड्री पे वेलोसिटी है 0 और पाइप के सेंटर पर वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम। ठीक, तो जब वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम, तो जब हम इसका पैटर्न ड्रॉ करेंगे, ये जो हमने ये सब बोला थ्योरेटिकली जो चीज़ें बोली, जब हम इसका पैटर्न ड्रॉ करेंगे ना तो एक ऐसा शेप मिलता है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है ये एक पैराबोलिक शेप का
वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक शेप का कर्व मिलता है, जिस पे बाउंड्री पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है 0 और सेंटर पर हमें जो वेलोसिटी मिलती है वो होती है मैक्सिमम। अब ये जो कर्व आपके सामने ड्रॉ किया गया है वो डिराइव होके इक्वेशन मिला और उस इक्वेशन से जो है ड्रॉ किया गया है। अब वो इक्वेशन क्या है, स्मॉल u इक्वल टू माइनस का 1/4 म्यू डिबर p अपॉन डिबर x आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसको ड्रॉ किया गया है। अब हम ये जानते हैं, ये देखते हैं कि ये जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उन सभी का क्या मतलब है। r क्या है, जो एलिमेंट लिया गया है, ये इस सेंटर से जो एलिमेंट लिया गया है उसका रेडियस है। और अब r क्या है, एक वेरिएबल है और r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर कैपिटल R तक वेरी करेगा, स्मॉल r, ठीक, रेडियस ऑफ एलिमेंट है। कैपिटल R एक फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड डायमेंशन है, वो पाइप का रेडियस है। डिबर p अपॉन डिबर x, डिबर x क्या था, थिकनेस ऑफ द एलिमेंट है, ये थिकनेस ऑफ द एलिमेंट है। और इस एलिमेंट की मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में जो प्रेशर में डिफरेंस हुआ है वो डिबर p है। म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी है। और u क्या है, r रेडियस पर वेलोसिटी है। अब चूंकि r रेडियस 0 से कैपिटल R तक वेरी करेगा तो u भी वेरी करेगा। u की वैल्यू हमें मैक्सिमम कब मिलेगी, जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, तब जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से लेकर बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो ये वैल्यू हमें मिनिमम मिल जाएगी। और वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 0। ये देखिए यहाँ से स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 0। और मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब स्मॉल r इक्वल टू 0 होगा। तो स्मॉल r इक्वल टू 0 रख देते हैं, ठीक। तो हमें u का फॉर्मूला तो मिल गया। अब चूंकि हमें u का फॉर्मूला मिल गया, हमें u मैक्स भी मिल जाएगा। अगर हम r इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमें u मैक्स भी मिल जाएगा। लेकिन हमारा कंसर्न क्या होता है कि हमें u एवरेज चाहिए होता है। तो जब हमें u एवरेज चाहिए तो u एवरेज का फिर फॉर्मूला भी हम लोग देख लेते हैं कि u एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा। तो u एवरेज का फॉर्मूला पाइप फ्लो के लिए u एवरेज का फॉर्मूला होता है 1/8 म्यू माइनस का डिबर p अपॉन डिबर x मल्टीप्लाइड बाई r स्क्वायर, ठीक। पाइप फ्लो का एवरेज वेलोसिटी है। u मैक्स का वेलोसिटी होगा माइनस का 1/4 म्यू डिबर p अपॉन डिबर x r स्क्वायर, और u एवरेज है 1/8 म्यू माइनस का डिबर p अपॉन डिबर x r स्क्वायर। जब इन दोनों का एवरेज कर देंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u मैक्स से और एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u बार से। इन दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। जब इन दोनों फॉर्मूले को डिवाइड करते हैं, u मैक्स बाई u एवरेज करते हैं, तो वैल्यू हमें मिलती क्या है, 2। ये एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है जो आपको याद रखना है। वेलोसिटी के वेरिएशन कैसा होता है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी, इन तीनों के लिए फॉर्मूले भी हो गए। अब बात करते हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की। जो सपोज ये पाइप है, जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फॉर्मूला जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, टाउ इक्वल टू माइनस का डिबर p अपॉन डिबर x इंटू r/2। इसमें कोई भी नया टर्म नहीं है,
आर क्या है, जो एलिमेंट लिया गया है उसका सेंटर से रेडियस है, उसकी थिकनेस dx है, मतलब डिबर एक्स है, और उनके एक एंड से दूसरे एंड के बीच में जो प्रेशर में डिफरेंस है वो डिबर पी है, और टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है आर रेडियस पे। आर वेरी कर सकता है 0 से लेकर कैपिटल आर तक। तो जब हम इसके वेरिएशन को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हमें कैसा मिलता है पैटर्न, हमें ऐसा मिलता है। ये हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है। इस पैटर्न को देखने पर आपको समझ में आ रहा होगा कि टाउ की मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिलती है, जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाता है तब। और वही चीज़ देखिए यहाँ पर आपको मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यूज़ जो है वो सराउंडिंग्स पे मिल रही हैं। मिनिमम वैल्यू कब मिलती है आर की, जब टाउ की, जब r इक्वल टू 0 हो जाएगा तब, क्योंकि टाउ जो है वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी तो टाउ इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर टाउ की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है सेंटर पर। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या सीखा, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पाइप फ्लो के लिए ऐसा बनेगा जैसा आपको सामने दिख रहा है। एक और छोटा सा फॉर्मूला है जो आप लोगों को जान लेना है, जिसे हम लोग बोलते हैं हेज़न-पॉइज़ुली फॉर्मूला। ठीक है, हेज़न-पॉइज़ुली फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस के लिए ही है, P1 माइनस P2 डिवाइड बाई रो जी, यही आपका हेड लॉस कहलाता है। HF इक्वल टू 32 म्यू U बार L डिवाइड बाई रो जी डी स्क्वायर। P1 और P2 दो सेक्शन है, पाइप में दो सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, उन पे प्रेशर है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है जो कि फ्लो हो रहा है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। HF क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है। म्यू आपका डायनामिक विस्कोसिटी है। U बार आपका एवरेज वेलोसिटी है। L आपका लेंथ है दोनों सेक्शन के बीच में। रो आपका डेंसिटी है। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और D क्या है, जो सेक्शन जो पाइप है उसका क्या है, डाया है D। ये है आपका हेज़न-पॉइज़ुली इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। तो पाइप फ्लो से जितने रिलेटेड इक्वेशंस और रिजल्ट्स थे वो आप लोगों ने जान लिए हैं। अब हम लोग फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स का केस देखेंगे। तो अब अगर फ्लो टू पैरेलल प्लेट्स में है तो दोनों पैरेलल प्लेट्स फिक्स हैं और उनके बीच में फ्लो हो रहा है। इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल t से इंडिकेट किया जा रहा है। अब इसमें जो एलिमेंट लिया जाएगा वो एलिमेंट ऐसा होगा जिसका थिकनेस dx और dy होगा। ठीक है, अब ये जो t है ये टोटल थिकनेस है, और ये जो y है, y क्या है, इसका डायमेंशन का डिस्टेंस है एक पर्टिकुलर, इस मान लीजिए इस प्लेट से। ठीक है, तो अब ये जो y है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, y जो है वो यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर t तक वेरी करेगा y। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट हम कुछ इस तरह लेते हैं। इसमें भी वही पूरी कहानी है कि किसी एक सेक्शन पे बात करें, किसी एक सेक्शन पे अगर हम लोग बात करें तो जो सभी लेयर्स हैं उन सभी लेयर्स का जो वेलोसिटी होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर हमसे एक सेक्शन की वेलोसिटी पूछी जाएगी तो उस सेक्शन की वेलोसिटी हम लोग एवरेज वेलोसिटी देंगे। तो एक्चुअल वेलोसिटी u इक्वल टू माइनस का 1/2 म्यू डबल p अपॉन डबल x ब्रैकेट में ty माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब हम इस एक्चुअल वेलोसिटी को ड्रॉ करते हैं तो हमें पैटर्न मिलता है बिल्कुल पहले की तरह।
एक पैराबोलिक पैटर्न मिलता है और जिसमें जो आपका जो प्लेट्स जहाँ पर टच कर रही हैं वहाँ पर आपका जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगा और मैक्सिमम वेलोसिटी आपको कब मिलेगा, जब आपका y इक्वल टू t/2 होगा तब। अब ये तो हुआ क्या, एक्चुअल वेलोसिटी। लेकिन अगर हमें एक सेक्शन पे काम करना है तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है -1/12 म्यू डबल पी अपॉन डबल एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। हमने एक्चुअल वेलोसिटी u का फॉर्मूला देखा, हम उसमें y इक्वल टू t/2 रख देंगे अगर सॉरी, तो हमें u max मिल जाएगा। तो u max भी हमें मिल गया, हमें u bar भी मिल गया। तो जब हम उन दोनों का एवरेज करेंगे, मतलब कि u max डिवाइड बाई u bar कर देंगे, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी 3/2। यानी पाइप फ्लो के लिए फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, इनके लिए u मैक्सिमम और u एवरेज का जो रेशियो होता है वो होता है 3/2। अब अगर बात की जाए शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की, तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला हमें मिलता है वो है टाउ इक्वल टू -1/2 डबल पी डिवाइड बाई डबल एक्स टी माइनस 2y। ये फॉर्मूला हमें मिलता है। तो जब हम शेयर स्ट्रेस को ड्रॉ करेंगे तो हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी, ये हैं पैरेलल प्लेट्स, ये एक सेक्शन, और इस जगह पर जो पैटर्न बनेगा ना वो ऐसा बनेगा। अब इसको देखने से पता चल रहा है कि टाउ की जो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी, जब y इक्वल टू t/2 है तब हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ टाउ मिलेगी। और वो कितनी होगी, वो होगी 0। और मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब y इक्वल टू, जब आपका y, दो केसेस में आपको मैक्सिमम वैल्यूज़ मिलेंगी, जब आपका y इक्वल टू या तो 0 हो, मतलब यहाँ पर, और या फिर जब y इक्वल टू t हो, यानी यहाँ पर। तो दोनों जगह पर हमें मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ टाउ मिलेंगी। तो वेलोसिटी जो शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा हमें मिलेगा। सॉरी। तो ये आपका पैरेलल प्लेट्स के लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। और जो रेशियो होता है u मैक्सिमम और u एवरेज का वो होता है 3/2। ये भी डिस्कस हो चुका है। अब देखते हैं, देखिए हमारा काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर यानी अल्फा और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर यानी बीटा, ये दो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, चूँकि एक सेक्शन पर एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं और उन सभी लेयर्स का जो वेलोसिटी होता है वो अलग अलग होता है। जब सभी लेयर्स का वेलोसिटी अलग अलग होता है तो अगर हमसे ये बोला जाए कि उस सेक्शन पर काइनेमेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेमेटिक एनर्जी कितनी है एक सेक्शन पर, अगर हमें निकालने को बोला जाए तो हम कैसे निकालेंगे, जब सारी वेलोसिटीज़ अलग अलग हैं तो हम उस जगह पर काइनेटिक एनर्जी भी निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तब हमें क्या करना होगा, तब हमें एक ही चीज़ हमें यूज़ करनी पड़ेगी, क्या वो होगी एवरेज वेलोसिटी। लेकिन क्या एवरेज वेलोसिटी यूज़ करना सही होगा, ठीक, तो सही तो नहीं होगा। हमने एक्चुअल वेलोसिटी ना यूज़ करके एवरेज वेलोसिटी यूज़ कर लिया तो कुछ तो डिफरेंस आ जाएगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा लेकिन डिफरेंस तो आएगा। तो जब हम लोग बहुत ही एक्यूरेट एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम एवरेज वेलोसिटी से काइनेमेटिक एनर्जी निकालते हैं बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी, और
मान लीजिए काइनेमेटिक एनर्जी निकालते हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी। अगर हम, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग होंगी, वैल्यूज़ अलग अलग होंगी, बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा, ठीक। तो अगर हमें इन दोनों को इक्वेट करना है तो हमें एक फैक्टर यूज़ करना पड़ता है काइनेटिक एनर्जी एवरेज वैल्यूज़ के साथ। वो फैक्टर होता है अल्फ़ा। इसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी में, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारी एवरेज वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो कि होता ही है, क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी हर एक जगह पर सेम तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अल्फ़ा यूज़ किया जाता है। अब अगर बात की जाए पाइप फ्लो की, तो पाइप फ्लो के लिए काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो होता है 2। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का जो वैल्यू होता है पाइप फ्लो के लिए वो वैल्यू होती है 2 लैमिनार फ्लो के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर यानी बीटा की। चूँकि एक सेक्शन पर वेलोसिटी अलग अलग होती है और हम लोग एवरेज वेलोसिटी यूज़ करते हैं, तो अगर हमने एवरेज वेलोसिटी का यूज़ करके मोमेंटम निकाला, ठीक है। हमने क्या किया? हमने मोमेंटम निकाला एवरेज वेलोसिटी का यूज़ करके, और एक्चुअली में मोमेंटम निकाला जाए एक्चुअल वेलोसिटी का यूज़ करके, और हम चाहते हैं कि ये दोनों सेम वैल्यूज़ मिले, जो कि डिफरेंस है, तो सेम वैल्यूज़ मिले, तो हमें इनमें एक बीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एवरेज वेलोसिटी से जो मोमेंटम आया है उसमें बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो एक फैक्टर से जिसे मल्टीप्लाई किया गया, इसे हम लोग बोलते हैं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का जब हम लोग एवरेज मतलब मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी में हम लोग मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी में। अब बात आती है कि अगर हम लोग पाइप फ्लो ले रहे हैं तो पाइप फ्लो के लिए बीटा की वैल्यू कितनी होती है? पाइप फ्लो के लिए बीटा की वैल्यू होती है 4/3। ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। पाइप फ्लो के लिए बीटा की वैल्यू होती है 4/3। ठीक, तो ये आपका जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। आप लोगों ने विस्कस फ्लो जो है वो पूरा सीख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सीखेंगे पाइप फ्लो थ्रू पाइप सीखेंगे। थैंक यू क्लास।